मनी पटियाला शहर में रहने वाला एक व्यक्ति है। एक दिन मनी किसी काम से अपने घर के पास वाले मॉल में कुछ खरीदने जाता है और जैसे ही वो सामान खरीदकर निकलने लगता है तो मॉल का मैनेजर उसे कहता है, सर, आप हमारे लकी कस्टमर हैं, इसीलिए आपको हमारे आलीशान होटल में 3 दिन और 2 रातें रुकने का मौका मिला है जी, वो भी फ्री में। आप अपने साथ अपना एक कोई भी दोस्त लेकर जा सकते हैं, उसको भी ये सेवा बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। अरे सर, धन्यवाद। सर, आपका ये होटल कहाँ पर है? ओ सर, हमारा होटल गोविंदगढ़ में है। सर, आपको आज ही गोविंदगढ़ के लिए निकलना होगा क्योंकि ये ऑफर शुरू हो चुका है। जी सर, मैं अभी ही आधे घंटे में गोविंदगढ़ के लिए निकल जाता हूँ, ठीक है? मनी मैनेजर की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है। मनी अपने साथ चलने के लिए अपने बहुत ही अच्छे दोस्त हनी को फोन करता है। और भाई हनी, कैसा है? मैं तो बढ़िया हूँ। भाई तू सुना, तूने मुझे आज कैसे याद किया? मुझे ना एक गोविंदगढ़ के आलीशान होटल में 3 दिन और 2 रातें रुकने का मौका मिला है और वो भी फ्री में, और मैं अपने साथ अपना कोई भी एक दोस्त लेकर जा सकता हूँ। क्या तू चलेगा मेरे साथ? अरे भाई, नेकी और पूछ कब निकलना है बोल। बस भाई, तू पैकिंग कर ले, आधे घंटे में निकल रहे हैं। हाँ बस, मैं जल्दी से पैकिंग करके तेरे घर पर आता हूँ। जल्दी आजा भाई, आज तो अपने मजे हैं। हनी अपनी पैकिंग करके मनी के घर पहुंच जाता है। मनी के घर पहुंचते ही वो दोनों एक गाड़ी में बैठकर गोविंदगढ़ के लिए निकल पड़ते हैं। जब दोनों गोविंदगढ़ के आधे रास्ते तक पहुंच जाते हैं तो अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अरे भाई, ये अचानक बिन मौसम बरसात कैसे शुरू हो गई? अभी कुछ देर पहले तो मौसम अच्छा खासा साफ था। पता नहीं भाई, आज मौसम को क्या हो गया है। पर तू चिंता क्यों कर रहा है? तेरा भाई है ना तेरे साथ। देख, तुझे कैसे चुटकियों में मैं गोविंदगढ़ पहुंचाता हूँ। अरे भाई, जब तू मेरे साथ है तो फिर काहे की चिंता। थोड़ा सा आगे जाते ही दोनों सहोली नाम के गांव में आ जाते हैं और वहां पहुंचते ही उनकी गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। अरे भाई, अब ये इस गाड़ी को क्या हो गया? पता नहीं भाई, आज हमारे साथ क्या हो रहा है। पहले ये बिन मौसम बरसात और अब ये गाड़ी बंद पड़ गई। अब भाई क्या करे? आसपास तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा और रात भी होने वाली है। क्यों ना आज रात इसी गांव में कोई रहने की जगह देखकर रुक जाए। हाँ, अब तो ऐसा ही करना पड़ेगा। दोनों अपने आसपास देखते हैं। उन्हें एक व्यक्ति वहां से जाता हुआ दिखाई देता है तो मनी उससे पूछता है कि अरे भाई सुनो, यहाँ आसपास कोई रहने की जगह है क्या जहाँ पर हम दोनों रात गुजार सके? यहाँ पर रहने के लिए एक होटल तो है, पर वहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो होटल में कहा जाता है कि अक्सर मुर्दे दिखाई देते हैं जो इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। अरे भाई, क्यों अंधविश्वास फैला रहे हो? ये मुर्दे वुर्दे भूत वगैरह कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास है। अगर तुम लोगों को मरने का शौक है तो जाओ, मुझे क्या। यहाँ से थोड़ा आगे जाओगे तो वो होटल दिख जाएगा। इतना कहते ही वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। चल यार मनी, हम चलते हैं। ये तो मुझे कोई पागल लग रहा था। उस व्यक्ति की बातों को अनदेखा करके दोनों उस होटल में पहुंच जाते हैं और जाते ही वहां के मैनेजर से अपने लिए कमरा बुक करने के लिए कहते हैं। सुनो मैनेजर, हम दोनों को आज की रात यहाँ पर गुजारनी है, तो हम दोनों के लिए एक ही कमरा बुक कर दो। और कितने रुपए में रहने के लिए कमरा मिल जाएगा? हमें सिर्फ आज रात के लिए ही चाहिए। सर, यहाँ पर रहना और खाना पीना सब कुछ फ्री है। दोनों मैनेजर की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। मैनेजर उन दोनों को उनके कमरे की चाबी देता है और उनके सामान को पहुंचाने के लिए अपने एक आदमी को बुलाता है। वो आदमी लंगड़ाते हुए मैनेजर के पास आता है और उन दोनों के सामान को उठाकर उनके कमरे तक पहुंचा देता है।
उस मैनेजर को देखकर और वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों को देखकर मनी को अजीब सा लगता है। जब दोनों कमरे में बैठे होते हैं तो मनी कहता है कि यार हनी, तुझे कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? मतलब कि उस मैनेजर के हाव भाव, इस होटल में काम करने वाले अजीब से कर्मचारी, और उस मैनेजर ने तो हमसे पैसे भी नहीं लिए। अरे यार, तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। गांव में लोग ऐसे ही होते हैं। चल, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मैं मैनेजर को बोल देता हूँ कि हमारे लिए कुछ खाने को भेज दे। हनी खाने के बारे में बोलने के लिए मैनेजर के पास जाता है। सुनो मैनेजर, हमें भूख लगी है। जल्दी से हमारे खाने के लिए कुछ अच्छी सी चीजें भेज दो। जी मालिक, मैं आपके लिए आज ऐसी चीज भेजूंगा जो आपने कभी भी नहीं खाई होगी। हाँ, जल्दी से भेज दो, हमें बहुत भूख लगी है। जी, भूख तो हमें भी बहुत लगी है। आप खाएंगे तभी तो हम खा पाएंगे। क्या मतलब? मालिक, थोड़ी ही देर में आप सब कुछ समझ जाएंगे। आप अपने कमरे में रुकिए, मैं आपके लिए खाना भेजता हूँ। हनी अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद होटल का वेटर उन दोनों के लिए खाने के लिए एक डिश लाता है। वो डिश एक बर्तन से ढकी हुई थी। इसमें क्या है? इसमें आपके लिए खाना है। आप इसे देखेंगे तो हमेशा के लिए याद रखेंगे। इतना कहकर वो वेटर वहां से चला जाता है। जब मनी डिश को देखने के लिए बर्तन को वहां से हटाता है तो वहां पर एक लड़की की कटी हुई गर्दन पड़ी होती है। ये देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। ये क्या है? मुझे शुरू से ही इस होटल में कुछ अजीब सा लग रहा था। तू ही मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। हाँ भाई, मेरी ही मति मारी गई थी जो मैंने तेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। अब क्या करें? करना क्या है? भागो यहाँ से, अपनी जान बचाकर। दोनों अपना सामान उसी कमरे में छोड़कर भागने लगते हैं और भागते हुए होटल के हॉल में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हैं। अरे भाई, कहाँ मुफ्त के चक्कर में फंस गए? अरे बातें करना छोड़ और भाग यहाँ से, वरना इन लाशों की तरह हम भी लाश बन के पड़े होंगे। दोनों होटल के दरवाजे की ओर भागने की कोशिश करते हैं, पर मैनेजर हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वहीं पर खड़ा होता है। मैनेजर पूरी तरह से एक चलते फिरते मुर्दे में बदल चुका था। मैनेजर, तुम्हें ये क्या हो गया? तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? हनी, लगता है ये मर चुका है और मरने के बाद ज़ोंबी बन गया है। अब इस तक हमारी आवाज नहीं पहुंचेगी। हमें यहाँ से किसी भी हालत में निकलना होगा, नहीं तो ये हमें अपनी तरह बना देंगे। जैसे ही दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, वहां से कुछ और मुर्दे आ जाते हैं और वो हनी और मनी दोनों को चारों ओर से घेर लेते हैं और मौका पाकर मैनेजर हनी पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। हनी! अरे मैनेजर, तुमने ये क्या किया? मेरे दोस्त पर हमला क्यों किया? आखिर क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? मनी, मनी मेरे दोस्त, मुझे बचा ले इन मुर्दों से, नहीं तो ये मुझे जान से मार देंगे। जैसे ही मनी हनी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही मैनेजर उस पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर देता है और देखते ही देखते मनी वहीं पर मर जाता है। फिर मैनेजर दोबारा हनी पर कुल्हाड़ी से हमला करके उसे भी मार देता है। फिर अगली सुबह होटल के दरवाजे पर दस्तक होती है। कुछ मुसाफिर उस होटल में रुकने के लिए आते हैं। जैसे ही होटल का दरवाजा खुलता है, वो वही मैनेजर जो ज़ोंबी बन चुका था, वो एकदम ठीक हो जाता है और उन मुसाफिरों का स्वागत करता है। नमस्ते सर, स्वागत है आपका हमारे इस आलीशान होटल में। हम आपको ऐसी सर्विस देंगे जैसे आज तक आपको किसी ने भी नहीं दी होगी। जैसे ही मुसाफिर अंदर जाते हैं तो वहां पर सब कुछ ठीक होता है। ना ही कोई लाश होती है और ना ही खून की एक बूंद वहां पर होती है।
और हनी और मनी, जिन्हें मुर्दों ने मिलकर मार दिया था, वो भी एकदम ठीक होते हैं और उसी होटल में कर्मचारी बनकर साफ सफाई कर रहे होते हैं। यार, यहाँ आ तो गए, लेकिन पता नहीं क्यों कोई फार्म हाउस मिल ही नहीं रहा जहां हम एटलीस्ट एक वीक रुक सके। बात तो सही है, लेकिन कोशिश जारी रखनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमें ठिकाना मिल ही जाएगा। बाबू साहेब, क्या आप लोग रहने की जगह ढूंढ रहे हैं? हाँ, लेकिन आप कौन हैं? मेरा नाम जय शुक्ला है और हम यहीं के निवासी हैं। हमारा एक पुराना सा लेकिन आलीशान फार्म हाउस है जो कि शहर के एकदम कोने में है। दो कपल्स अपने हॉलिडेज को एंजॉय करने के लिए मनाली गए थे, जहां उन्हें कहीं भी रहने के लिए होटल रूम नहीं मिल रहा था। लेकिन एक आदमी उनके पास आता है और उन्हें ये ऑफर करते हुए कहता है कि आप चाहे तो मेरे मकान में रह सकते हैं। किराया लगभग आधा था और इसमें भी अच्छी बात यह थी कि फार्म हाउस बहुत बड़ा और आलीशान था। लेकिन हर खूबसूरती के पीछे कोई ना कोई खतरनाक सच छुपा होता है। देखो साहब, ये घर तो काफी अच्छा है, लेकिन प्लीज यहां ज्यादा शोर शराबा ना करिएगा और बेसमेंट का दरवाजा हमेशा बंद रखिएगा। हम क्या करेंगे और क्या नहीं, इसकी चिंता आप न करें। आपको आपका किराया मिल जाएगा, बस आप इससे मतलब रखें। सुशांत जय शुक्ला होम ओनर की बातों को एकदम से नजरअंदाज करता हुआ उन्हें वहां से जाने को कहता है। आज ट्रैवलिंग की वजह से सभी काफी थक चुके थे। इसी वजह से सबने तुरंत बेड पकड़ना सही समझा। रात 12 बजे अचानक से तेज गुर्राहट सुनाई पड़ने लगी। कोई जानवर था जो जोरों से गुर्रा रहा था और ये आवाजें लगातार आ रही थी। स्नेहा, उठो, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ यार, लेकिन ये आवाज बहुत अजीब और डरावनी लग रही है। कोई आदमखोर जानवर था जिसकी लगातार तेज गुर्राहट ने उन चारों की नींद उड़ा दी और उसके बाद सभी लिविंग एरिया में पहुंचे। ओह शिट, मकान मालिक के 15 मिस्ड कॉल्स। ऐसा क्या तूफान आ गया? उस हाउस के ओनर ने उन्हें 15 मिस्ड कॉल्स दिए थे। गहरी और थकावट से भरी नींद और फोन के साइलेंट होने के कारण वो फोन नहीं देख पाया था। इसी वजह से उसने ओनर को कॉल बैक किया। हेलो, अरे शुक्ला साहब, ऐसा क्या हो गया कि आपके इतने मिस्ड कॉल्स हैं? साहब, आप लोग आज गलत समय में गलत जगह आ गए हो। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कुछ पैसों की लालच में आपको उस फार्म हाउस का सच बताना जरूरी नहीं समझा। सबसे पहले तो आप जाकर बेसमेंट का दरवाजा बंद करिए, क्योंकि मुझे बाद में याद आया कि वो दरवाजा तो खुला ही हुआ है। वो हैवान कभी भी वहां से निकल सकता है। कौन हैवान? आप क्या बात कर रहे हो? इतने में फोन अपने आप कट गया। मकान मालिक कुछ बहुत जरूरी बात बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अफसोस आज किस्मत भी इनके साथ नहीं थी। क्या हुआ सुमित? क्या बात हुई? वो कुछ बेसमेंट के बारे में बता रहे थे कि जल्दी से दरवाजा बंद कर लो, वरना वो हैवान कभी भी वहां से निकल सकता है। ये शुक्ला भी ना, इसीलिए तभी मैंने इस पर गुस्सा किया था। ये कोई वक्त है मजाक करने का? इतने में एक और तेज गुर्राहट पूरे फार्म हाउस में गूंजने लगती है। यार तुम लोग रुको, मैं जस्ट अभी देख कर आया कि कहीं बेसमेंट से तो ये आवाजें नहीं आ रही। सुमित भागता हुआ बेसमेंट की तरफ जाता है और दरवाजा बंद करने के मकसद से वो बेसमेंट के बाहर खड़ा हो जाता है। तभी सुमित की एक तेज चीख निकल जाती है, जिससे सब बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ओह शिट! सुमित! सुमित! हर कोई सुमित को आवाज लगाते लगाते बेसमेंट में पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उनके पैर
हाथ और जबान सब एक साथ कांपने लगते हैं। सुमित, ये क्या हो गया भगवान? चुप हो जाओ निधि, वाकई ये बहुत दर्दनाक है, लेकिन मैं इस हैवान को नहीं छोड़ूंगा। अभी के लिए शांत रहो, क्योंकि हल्की आहट से हमारा भी वही हाल होगा जो सुमित का हुआ। जब वो सभी सुमित की चीख पर बेसमेंट गए तो उन्होंने देखा एक 7 फुट का मॉन्स्टर उल्टी दिशा में घूमे सुमित के गर्दन को नोचे जा रहा था। ये दिल दहलाकर रख देने वाला दृश्य देखकर बचे तीनों धीरे धीरे पीछे हटने लगे। वो तीनों अब एग्जिट गेट के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर एकदम उनके सामने आकर्षित हो गया और अपनी तलवार से सुशांत की गर्दन को एक पल में उसके शरीर से अलग कर दिया। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर निधि और स्नेहा की तरफ बढ़ता, एक तेज फायर स्मोक था वो जो पूरे घर में फैलने लगा, जिससे वो शैतान पीछे हटने लगा। ऐसा लग रहा था उसे उस चीज से डर लग रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलो, मैं हूं शुक्ला। वो दोनों बहुत ज्यादा डर गई थी और दरवाजा खोलने पर उन्हें बाहर उनके मकान का मालिक खड़ा दिखा। वो भी अपनी आंखों में आंसू लिए था। मैडम, जल्दी से यहां से निकलिए। ये जिस शैतान से अभी आपका सामना हुआ था, वो असल में एक ऐसा शैतान है जो इंसान के जिस्म का पूरा खून निगल लेता है। अगर इसको थोड़ी सी भी किसी के खून की गंध लग गई तो ये अपनी गुर्राहट से उसे अपने पास बुलाता है और उसे अपना जरिया बनाकर उसके साथ आए हर एक शख्स को मौत के घाट उतार देता है। हाँ, वैसे आज राइडिंग के समय सुमित का पैर छिल गया था। हो सकता है शायद उसी खून का उस हैवान ने गंध ले लिया हो सकता नहीं, यही हुआ है। लेकिन उस हैवान को आग और इसके धुएं से बहुत डर लगता है। इस हाउस का बेसमेंट ही उसका अड्डा है, जहां वो छुपा रहता है और अपने शिकार किए गए जिस्म को टांग कर रखता है। चलो अब जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद से वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। इस घटना का छाप आज भी उनकी जिंदगी पर घाट लगाए बैठा है कि अगर उस रात उनकी तकदीर में मौत लिखी होती तो वो खून का प्यासा न जाने उन्हें कितनी दर्दनाक मौत देता। आज महेश और श्रुति की शादी हुई थी। दोनों का ये लव मैरिज था और दोनों अपनी शादी से बहुत खुश थे। महेश का ड्राइवर बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जिस वजह से गाड़ी कई बार डिसबैलेंस भी हो रही थी। तभी महेश उसे टोकते हुए कहता है, अरे ओ ड्राइवर भैया, शादी की पहली ही रात है, मरवा दोगे क्या? थोड़ा धीमे चलाओ। अरे साहब, ये जो शॉर्टकट आपने बताया है वो एक भूतिया मंदिर से होकर गुजरता है और कहते हैं उस मंदिर के आसपास डायन भटकती है जो आने जाने वाले को अपने वश में कर लेती है या उनके साथ ही चल देती है। वाह, कहानी तो बढ़िया है, लेकिन अफसोस ऐसी कहानियां बहुत सुनी है, तो अब ये सब मुझे बचकानी लगती है। तभी श्रुति उसे रोकते हुए कहती है, महेश, तुम्हारे पास जरा भी समझ नहीं है। ऐसे सुनसान जगहों पर इस तरह भूत प्रेत का मजाक नहीं उड़ाया करते। देख लिया ड्राइवर भैया, तुम्हारी वजह से अब मैडम से डांट पड़ रही है मुझे। तभी गाड़ी उस भूतिया मंदिर से गुजरने लगती है और ठीक उसी वक्त न जाने गाड़ी को क्या हो जाता है,
कि गाड़ी अपने आप धीमी होकर बंद पड़ जाती है। ओहो, ये क्या कर रहे हो यार? अगर ये सब तुम हमें डराने के लिए ऐसा कर रहे हो तो याद रखना, मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। अरे क्या सरकार, आप भी डर के मारे मेरी खुद की जान हलक में अटकी पड़ी है। ऐसे में हम आपको डराने का सोच भी कैसे सकते हैं? ना जाने गाड़ी को यहीं आकर क्यों बंद होना था। वैसे तुमने बताया था ये कोई मंदिर है ना? वैसे किस भगवान की यहाँ पूजा होती है? बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये मंदिर काल भैरव का है। नए नवेले शादीशुदा लोग अपने दाम्पत्य जीवन के सुख के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन केवल दिन में। सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं जाता। इसीलिए मैं आपको शॉर्टकट के लिए मना कर रहा था, लेकिन आप माने ही नहीं। अरे वाह, अगर ये कोई मंदिर है और खासकर शादीशुदा जोड़ों के लिए, तब तो हमें जाना चाहिए। महेश, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम इस वक्त आधी रात को मंदिर जाएंगे? अच्छा, तो मतलब तुम नहीं चाहती हो कि हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी रहे? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही, मगर अगर मगर कुछ नहीं, तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। अरे मेरे मालिक, मत जाइए, वो डायन इसी के इंतजार में रहती है। महेश उस ड्राइवर की बातों को एकदम से नकार कर श्रुति के साथ कार से उतरता है और मंदिर की तरफ चला जाता है। उसकी नजर मंदिर के दरवाजे पर पड़ती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई 500 साल पुराना दरवाजा हो, क्योंकि उस पूरे दरवाजे में जंग लगा था। मंदिर तो बाहर से बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलिए मैडम, अंदर चलकर देखते हैं। महेश, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। प्लीज मेरी बात समझो। श्रुति महेश को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन महेश नहीं रुकता और अंदर चला जाता है। लेकिन तभी श्रुति को याद आता है कि उसके बाबा ने उसे एक शक्तिशाली ताबीज दिया था, जो कि उसके बैग में है। महेश, याद है बाबा ने दुआ के तौर पर हमें ताबीज दिया था। मुझे लगता है हमें वो ले लेना चाहिए। ठीक है, तुम गाड़ी से उसे लेकर आओ, तब तक मैं अंदर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। इतना कहता हुआ महेश मंदिर के अंदर चला जाता है। श्रुति को उस वक्त एक अजीब सा साया अपने आसपास महसूस हो रहा था। इस वजह से वो धीमे धीमे डरते हुए वापस गाड़ी की तरफ लौटने लगती है। दूसरी तरफ महेश बिना किसी की परवाह किए मंदिर के अंदर दाखिल हो जाता है। वो पूजा घर की तरफ बढ़ता है। वो जैसे ही पूजा घर में दाखिल होता है, मंदिर की घंटियां अपने आप आपस में टकराना शुरू कर देती है, जैसे आरती में होता है। उस वक्त तो हवा भी नहीं चल रही थी, तो ये घंटियां आपस में कैसे टकरा रही है? तभी उसकी नजर मंदिर की मूर्तियों पर पड़ती है। अरे, ये मंदिर है या भूतिया घर? पूजा घर में ना तो कोई दीप जल रहा है और ना ही किसी भी भगवान की कोई मूर्ति है। महेश खुद से ये बोल ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से श्रुति आवाज देती है, महेश, डार्लिंग इधर आ जाओ। महेश तुरंत पीछे पलटता है। श्रुति अपनी बाहें फैलाए खड़ी थी। अरे मेरी जान, तुम आ गई। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। अब सिर्फ दूर से ही प्यार बरसाओगे या पास भी आओगे? अरे क्यों नहीं मेरी जान, अभी आता हूँ। महेश श्रुति से जाकर गले लगता है। श्रुति उससे कहती है, महेश, क्या तुम भूल गए? आज हमारी सुहागरात है। अरे ये भी कोई भूलने की बात है भला? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझसे ज्यादा तुम में बेचैनी है सुहागरात मनाने की। बेचैनी क्यों नहीं होगी? क्या सुहागरात अकेले तुम्हारी है? ठीक है, फिर जल्दी से घर पहुंचते हैं और फिर हमारी स्पेशल नाइट को एंजॉय करते हैं।
अरे बाबा, रात तो पहले ही बीत चुकी है। घर पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी। फिर क्या खाक की रह जाएगी सुहाग रात? तो फिर यही इसी मंदिर में हम आज सुहाग रात मनाएंगे। महेश श्रुति को अपनी बाहों में लेता है और उसके साथ हम बिस्तर होने लगता है। लेकिन तभी महेश की नजर ऊपर टंगे कांच के झालर पर पड़ती है, जिसे देखकर महेश को तेज झटका लगता है। उसे श्रुति के शरीर की जगह एक चुड़ैल की डरावनी शक्ल और भद्दा शरीर नजर आ रहा था, जबकि असलियत में वो श्रुति थी। महेश को समझ आता है कि वो अपनी सुहाग रात श्रुति के साथ नहीं बल्कि किसी चुड़ैल के साथ मना रहा है। तू कौन है? छोड़ मुझे, तू तो एक चुड़ैल है। महेश उस चुड़ैल से हटने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब रहता है और धीरे धीरे उसे तेज दर्द भी होने लगता है। उसे ऐसा लगा था कि बहुत जल्द अब वो थक कर मर जाएगा। वो चुड़ैल जिसने श्रुति का रूप लेकर महेश को अपने जाल में फंसाया था, वो अब फिर से अपने असली चुड़ैल के रूप में आ जाती है। बहुत समय बाद मुझे कोई मर्द मिला है। अब मेरे हवस की प्यास बुझा कर रहूंगी। महेश दर्द से तड़पने लगता है। खुशकिस्मती से तभी वहां श्रुति पहुंच जाती है। महेश, ये तुम क्या कर रहे हो? श्रुति महेश को उस चुड़ैल के साथ हम बिस्तर होता देख लेती है। वो तुरंत अपनी ताबीज को महेश की तरफ फेंकती है, जिससे वो चुड़ैल जलने लगती है और महेश को आजाद कर देती है। फिर महेश और श्रुति भागते हुए गाड़ी की तरफ आते हैं, जहां उनका ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है। शुरू में तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, पर दुआ करने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो सब वहां से तेजी से निकल जाते हैं। जब वो इलाका खत्म होता है, तब महेश श्रुति को सब कुछ बताता है और फिर उनका ड्राइवर उनसे कहता है, साहब, इसीलिए मैं आपको मना कर रहा था। आप लोग शहरी हैं, आपको यहाँ की सच्चाई नहीं मालूम, लेकिन यहाँ से गुजरने वाले और यहाँ रहने वाले ये बात जानते हैं कि यहाँ हवस की भूखी चुड़ैल रहती है, जो यहाँ मिलने वाले मर्दों को सुंदर कन्या और उनकी पत्नी के रूप में दिखती है और उनके साथ अपनी सुहागरात मनाती है और फिर उन्हें मार कर इसी मंदिर के छत पर लटका देती है। कहते हैं इस चुड़ैल की अपनी सुहागरात अधूरी रह गई थी, जिस वजह से ये आज भी अपनी सुहागरात पूरी करना चाहती है, लेकिन आज तक कर नहीं पाई। इसीलिए यहाँ से गुजरने वालों पर आज भी अपनी नजर गड़ाए रखती है। दूर कहीं पहाड़ों में एक घना जंगल था। उस जंगल के पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी जमीन पर कभी नहीं गिरती थी और दिन के समय में भी उस जंगल के अंदर अंधेरा ही होता था। उस जंगल में एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके अंदर एक डायन रहती थी। लोग उसे जंगली डायन के नाम से जानते थे। उसका डर जंगल के चारों तरफ फैला हुआ था। वो डायन इतनी खतरनाक थी कि जंगली जानवर भी उसकी आहट से दूर भागते थे। जंगल के बाहर एक झोपड़ी थी, जहां नमन उसकी बीमार माँ के साथ रहता था। एक दिन उसकी माँ की हालत बहुत खराब हो गई। माँ, तुम्हारी हालत बहुत खराब है। मुझे जंगल में जाकर वो जड़ी बूटी लानी ही होगी। नहीं, तू उस जंगल में कभी नहीं जाएगा।
उस जंगली डायन की वजह से मैं तुम्हारे पिता को खो चुकी हूँ। अब तुम्हें नहीं खोना चाहती बेटा। और मैं अगर नहीं गया तो मैं तुम्हें खो दूंगा। मुझे कुछ नहीं होगा माँ, मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा। नहीं, तुम्हें मेरी कसम है, तुम उस जंगल की तरफ देखोगे भी नहीं। अब जाओ, रात को जलाने के लिए कुछ लकड़ियां लेकर आओ। नमन हताश होकर बाहर आया और कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी लाने निकल पड़ा। वो घर से थोड़ी दूर आया और एक जगह लकड़ी काटने लगा। इतने में नमन को माँ के खांसने की आवाज सुनाई दी। उसने गुस्से में कुल्हाड़ी फेंक दी और कहा, हर बार माँ कसम देकर रोक लेती है, लेकिन इस बार नहीं। आज तो मैं दवाई लेकर ही आऊंगा। नमन ने कुल्हाड़ी उठाई और दौड़ के घर की तरफ आया। घर के अंदर झांक कर देखा तो माँ आंखें बंद किए लेटी हुई थी। उसने धीरे से एक मशाल उठाई और जंगल की तरफ भागने लगा। नमन जंगल की सीमा पर पहुंच गया। दोपहर का समय था और जंगल के बाहर कड़ी धूप थी, पर जंगल के अंदर इतना घना अंधेरा था कि मानो रात हो। नमन ने जंगल में जाने से पहले मशाल जलाई और कुल्हाड़ी और मशाल लेकर धीरे धीरे अंदर जाने लगा। नमन जैसे जैसे अंदर जा रहा था, सूरज की रोशनी कम हो रही थी। थोड़ी देर बाद रोशनी का दिखना बंद हो गया और नमन मशाल के सहारे आगे बढ़ने लगा। वो जंगल बिल्कुल शांत था कि मानो उस जंगली डायन से डर कर चुप बैठा हो। थोड़ी दूर आने पर नमन को इंसान और जानवरों के कंकाल दिखाई देने लगे। वो डर गया, पर फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। चलते चलते वो उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। नमन ने बड़ी हिम्मत करके उस घने पेड़ की तरफ देखा। वो बरगद इतना शांत और डरावना था कि सच में एक जंगली डायन की तरह दिख रहा था। वो बिना आवाज किए आगे बढ़ता रहा। आखिरकार नमन जड़ी बूटी वाली जगह पर पहुंच ही गया। उसने मशाल एक पत्थर पर रखी और जड़ी बूटी तोड़ने लगा। उसने बहुत सारी जड़ी बूटी ली और मशाल उठाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने अपना कदम आगे बढ़ाया, उसका पैर एक लकड़ी पर गिरा और वो लकड़ी टूट गई। उस लकड़ी टूटने की आवाज पूरे जंगल में गूंजी। नमन डर गया। उसने जड़ी बूटी कमर से बांधी और मशाल लेकर तेजी से चलने लगा। उसके पैरों की आवाज अब पूरे जंगल में गूंज रही थी। नमन फिर से उस बरगद के पेड़ के नजदीक आया और उसने देखा कि कंकालों की संख्या बढ़ चुकी है। वो भागने लगा और भागते भागते उसका पैर एक कंकाल पर गिरा। उसकी इतनी जोर से आवाज हुई कि सारे पंछी शोर करने लगे। डर के मारे नमन के पैर वहीं जम गए। शांत दिखने वाला वो बरगद का पेड़ अचानक हिलने लगा। उसकी टहनियां बड़ी होने लगी। वो सब देखकर नमन वहां से भागने लगा, पर एक टहनी ने उसे रोक लिया और उठाकर उसे अपने पंजे में जकड़ लिया। अब उस बरगद को चीरकर एक जंगली डायन बाहर निकलने लगी। वो उस पेड़ जितनी लंबी और दिखने में बेहद भयानक थी। नमन वो सब देखकर बहुत ज्यादा डर गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे! इस अंधेरे जंगल में तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। आज बहुत दिनों के बाद इंसान खाने को मिलेगा। वाह, तो बड़ी
बड़ी अच्छी बात है। तुम्हें खाने के बाद मैं उसे भी खा जाऊंगी। मरने के लिए तैयार हो जा। डायन ने नीचे पड़ा हुआ एक कंकाल हवा में उठाया और उसकी हड्डियां अलग कर दी। वो हड्डियां नुकीले हथियारों में तब्दील हो गई और डायन के इशारा करते ही नमन के पूरे शरीर में घुस गई। नमन एक झटके में मर गया। डायन ने उसे टहनी से आजाद कर दिया और नमन की लाश वहीं हवा में खड़ी रही। डायन ने फिर से इशारा किया और वो सारी हड्डियां नमन के शरीर से निकलकर फिर से कंकाल बन गई। नमन के पूरे शरीर से खून बहने लगा। डायन फिर से जोर जोर से हंसने लगी। उतने में एक टहनी आई और नमन के पेट में घुस गई। वो टहनी नमन को डायन के करीब लेकर आई। डायन ने उसे खाने के लिए अपना मुंह खोला और टहनी ने नमन को मुंह के अंदर फेंक दिया। डायन नमन को चबाने लगी और उसकी हड्डियों की टूटने की आवाज आने लगी। बाद में नमन की सारी हड्डियां बाहर थूक दी। मजा आ गया। बड़ा मीठा इंसान था। वाह, चलो अब इसकी माँ को खाया जाए। जंगल के बाहर रात हो गई थी और नमन की माँ घर में नमन का इंतजार करते करते थक गई थी। माँ खटिया पर बैठकर सोच रही थी। पता नहीं कहाँ चला गया ये। जंगल में ना गया हो तो अच्छा है। इतनी रात को अब कहाँ ढूंढने जाऊं मैं इसे। इतने में नमन घर के अंदर आया और माँ के बगल में बैठ गया। कितनी देर लगा दी आने में। मैं तो परेशान हो गई थी। अब मैं आ गया हूं ना, चलो हम खाना खाते हैं। माँ उठकर खाना परोसने लगी और अचानक नमन का शरीर डायन के रूप में बदल गया। उस डायन को देखकर माँ डर गई और भागने लगी, पर वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाई क्योंकि बाहर उस बरगद के पेड़ ने पूरे झोपड़े को घेर रखा था। एक टहनी ने माँ को उठाया और चुड़ैल के सामने ले गई। मेरा नमन कहाँ है? क्या किया तूने उसके साथ? कहाँ है मेरा नमन? अभी पता चल जाएगा। डायन ने अपना मुंह खोला और टहनी ने माँ को मुंह में फेंका। डायन माँ को निगल गई और हड्डियां वापस बाहर थूक दी। डायन पेड़ में चली गई और वो पेड़ जमीन में धंसकर गायब हो गया। पहाड़ के पीछे से सूरज उगने लगा था। जैसे ही सूरज की रोशनी माँ की हड्डियों पर गिरी, हड्डियां जलने लगी।